Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our third lecture of Artificial Intelligence. हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो पोर्शन है वो पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक CSP यानी कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स होगा। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इसमें सादा लफ्ज़ों में तो ये है कि हम किसी ऐसे सवाल का जवाब ढूंढें जिसमें कुछ शराइत दी गई हों और कुछ शराइत के साथ कंस्ट्रेंट्स उस पर लगाए गए हों। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कुछ वेरिएबल्स आपके पास हैं और उन वेरिएबल्स पर कुछ कंडीशंस इस तरह से लगाई गई हैं कि वो कुछ कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें। अगर हम इस प्रॉब्लम का सलूशन इस तरह से फाइंड करें कि वो जो वेरिएबल्स हैं उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई भी करें और हमारा सलूशन भी आ जाए, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आज मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें से एक कंस्ट्रेंट्स प्रोपेगेशन भी है, जिसमें हम ये करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल बनाते हैं, जिसमें हम जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो आगे से आगे प्रोपेगेट करते रहते हैं। कंस्ट्रेंट्स को एक दूसरे के साथ कंजंक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी सर्च आसान हो जाए, सलूशन की तरफ हमारी जो हम मार्च कर रहे होते हैं सलूशन की तरफ वो आसान हो जाए। एक स्टैंडर्ड जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? उसमें एक महदूद सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसको यहाँ पर x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn, तो n नंबर ऑफ टोटल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें होते हैं। इसके अलावा ये जो वेरिएबल्स हैं ये अपनी वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, उसके लिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी डोमेन होती है पॉसिबल वैल्यूज़ की, जिसको D1, D2 अप टू Dn तक ज़ाहिर किया गया है। जो डोमेन है, अब आगे हर डोमेन के अंदर Di को समझे एक डोमेन है जो कि D1, D2 अप टू Dn को रिप्रेजेंट कर रही है। तो Di इज इक्वल टू सेट ऑफ वैल्यूज़ V1 अप टू Vk। ये वो वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबली ये डोमेन जो है ये ले सकती है। तो हमारे पास वेरिएबल्स आ गए x1 अप टू xn, और ये वेरिएबल्स वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, वो ये डोमेन्स आ गई, और जिसके आगे हर डोमेन जो है दी सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है इसमें से वैल्यूज़ ले सकती है। उसके बाद हमारे पास एक महदूद होता है सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो C1, C2 अप टू Cm होता है। हर कंस्ट्रेंट क्या करता है, ये बुनियादी तौर पर जो वेरिएबल्स वैल्यू लेंगे हर वैल्यू पर कोई ना कोई शर्त रखता है। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पे शर्त दी गई है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये एक सिंपल सी मिसाल है कि x1 की वैल्यू, जो वैल्यू x1 लेगा वो x2 नहीं लेगा। ये एक वैसे मिसाल दी गई है कि आपके जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स होंगे उनमें इस तरह की कंस्ट्रेंट्स आ सकती हैं। और इसमें जो स्टेट्स होंगी वो कैसे हम अचीव करेंगे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हमारी जो स्टेट स्पेस है उसमें जो हमारी स्टेट्स होती हैं वो हमारी बबल्स या नोड्स की शक्ल में ज़ाहिर की जाती हैं। तो यहाँ पर जो हर स्टेट होगी वो दरअसल जब आप किसी वैल्यू वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वही हमारी एक स्टेट कहलाएगी। और हमारी असाइनमेंट जो है हर वेरिएबल को वैल्यू की असाइनमेंट, वो हमारे कंस्ट्रेंट्स को वायलेट नहीं करनी चाहिए। अगर हम वैल्यूज़ इस तरह से असाइन कर रहे हैं कि वो हमारे कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर हम वैल्यूज़ असाइन करते चले जाते हैं कंसिस्टेंटली और वो हमारी कंस्ट्रेंट्स को वायलेट नहीं करते तो इट्स वेरी गुड, इट्स ओके, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट।
about the assignment of values. इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एक सुडोको गेम है, उसकी एग्जांपल है। यहाँ पर हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो मैप कलरिंग की एग्जांपल है। हमारे पास एक नक्शा है, ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है और उसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। और इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया, ये स्टेट्स हैं। इसमें ये स्टेट्स ही खुद वेरिएबल्स हैं। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को WA, नॉर्दर्न टेरिटरी को NT, क्वींसलैंड को Q, न्यू साउथ वेल्स को NSW और विक्टोरिया को V और साउथ ऑस्ट्रेलिया को SA और तस्मानिया को T से ज़ाहिर किया गया, कैपिटल T से। और हमने इस मैप को कलर्स देने हैं कहाँ से? ये वो कलर्स हैं जो हर इस नक्शे में हर स्टेट को हम देंगे। ये यानी डोमेन्स क्या है? DI इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी ये 3 वैल्यूज हमारी जो होगी वो ये जो हमारी स्टेट्स होंगी इन वैल्यूज में से वैल्यूज लेंगी। मिसाल के तौर पे अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का रंग हमने रेड करना है तो हम उसका रंग ग्रीन भी कर सकते हैं, हम उसका रंग ब्लू भी कर सकते हैं। यानी इन तीनों कलर्स में से किसी एक कलर को हमने इसमें असाइन करना है। ये हमारी डोमेन है। अब इसके बाद है शराइत यानी कंस्ट्रेंट्स। इसमें शर्त एक ही रखी गई है कि एडजेसेंट रीजन्स मस्ट हैव डिफरेंट कलर्स। ये एक शर्त है कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए रीजन्स हैं, जिनकी बाउंड्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनका कलर कोई से दो जो जुड़े हुए रीजन्स हैं उनका कलर एक नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी का एक ही कलर नहीं होना चाहिए। यानी इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया NT शुड बी, अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रेड है तो वो ग्रीन हो, अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रेड है तो वो ब्लू हो, अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ग्रीन है तो वो रेड हो, अगर वो ग्रीन है तो ब्लू हो, अगर वो ब्लू है तो रेड हो, अगर वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ब्लू है तो नॉर्दर्न टेरिटरी ग्रीन होगी। यानी ये वो पॉसिबल अलाउड वैल्यूज हैं जो ये दोनों ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रेंट। अगर आगे बढ़ते हैं इसको, जैसे ये हमारा सोल्यूशन है फाइनल। अभी तो शुरू में आपको दिखाया गया है ये फाइनल सोल्यूशन, लेकिन अभी हम इसको इस तक पहुंचने के लिए हम कैसे क्या क्या टेक्निक्स अपनाएंगे वो अभी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड दिया गया तो नॉर्दर्न टेरिटरी को ग्रीन दे दिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया को ब्लू दे दिया। अब ये तीनों आपस में एडजेसेंट है, इन तीनों के कलर्स डिफरेंट हो गए। अब नॉर्दर्न टेरिटरी के एडजेसेंट साउदर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड है, इन तीनों के कलर डिफरेंट है, इसको रेड दे दिया, रेड देने से ये भी डिफरेंट हो गए। अब न्यू साउथ वेल जो है ये क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया से जुड़ा हुआ है। इन चारों में अगर इसको रेड दिया तो इसको ग्रीन देने से इन तीनों के डिफरेंट हो गए, तो इसको रेड दे दिया। अब इन तीनों चारों के कलर आपस में डिफरेंट हो गए। तो तस्मानिया वैसे भी एडजेसेंट नहीं है, इस पे हमारा कंस्ट्रेंट वैसे भी अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर इसको फर्ज करें हम, अगर इसको एडजेसेंट भी मान लें तो हम फिर भी इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो ये हमारा एक सोल्यूशन है जो कि हमारी कंसिस्टेंट असाइनमेंट करते हुए हमारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे इस कंस्ट्रेंट का ग्राफ कैसे बनेगा। हम इसमें करेंगे ये कि हम हर जो स्टेट है उसका एक नोड बना लेंगे, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को WA वाले नोड में और नॉर्दर्न टेरिटरी को NT में, और जो आपस में एडजेसेंट है उनको हम जो है वो आर्क्स के साथ जोड़ देंगे। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, इनको आपस में जोड़ दिया। ये आपस में दोनों नॉर्दर्न टेरिटरी और SA आपस में जुड़े हुए, इनको जोड़ दिया, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। जबकि इसमें एक ही ऐसा नोड है जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो है तस्मानिया। अब इसकी वैरायटीज कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की क्या क्या हो सकती हैं। इसमें ये हो सकता है कि हमारे पास एक तो वैरायटी ये है कि हमारे पास डोमेन्स जो हैं वो फाइनाइट हो, और हम n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, डोमेन का साइज अगर d है तो इसकी कंप्लीट असाइनमेंट करते हुए हमारे पास ऑर्डर dn असाइनमेंट्स हो सकती हैं। और ये समझे हमारा एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम है जो कि आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ा है कि ये हमारी NP कंप्लीट या P कंप्लीट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो इन्फिनिट डोमेन्स भी हो सकती हैं,
जैसे हमारे वेरिएबल जो है सेट ऑफ इंटीजर्स से वैल्यू लेंगे, आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स जो है एक इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह से स्ट्रिंग्स है तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, इससे भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे जॉब की स्केजुलिंग है तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी भी स्टार्ट और एंड डे से वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो अगर हमने इनफाइनाइट डोमेन्स वाला प्रॉब्लम हल करना हो तो उसमें कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट्स इस तरह के बनाने होंगे कि वो नेचुरल लैंग्वेज में वो हर किसी को समझ भी आ सके। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अलावा कंटिन्यूस वेरिएबल्स वाला CSP भी होता है। इसमें हमारे पास रियल वैल्यूज लेने वाले वेरिएबल्स भी होते हैं, जैसे हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशंस जो हैं, इसका स्टार्ट और एंड टाइम ये रियल वैल्यूज लेता है। और इसमें हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो लीनियर पोलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल होते हैं, इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक टाइप का वे जो है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है। इसके बाद है कंस्ट्रेंट्स किस किस्म के हो सकते हैं। यूनरी कंस्ट्रेंट होते हैं जिसमें एक ही सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, बाइनरी होते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, और हायर ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं जो कि आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि तमाम वेरिएबल्स पर वो अप्लाई नहीं होते, वो चंद वेरिएबल्स पर अप्लाई होते हैं। जैसे सुडोको के जो है कॉलम्स और स्क्वायर्स और कलर्स जो होते हैं उसमें तमाम वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। इसी तरह रियल वर्ल्ड से हम कुछ कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स की मिसालें देख लेते हैं। हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम टीचर्स को क्लास असाइन करनी है तो कौन सा टीचर कौन सी क्लास पढ़ाएगा, ये हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है। इसी तरह से टाइम टेबल से जुड़े हुए जो मसाइल हैं, कौन सी क्लास कब होगी ये, और कौन सा टीचर उसको लेगा, ये सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की फैमिली से हैं। ट्रांसपोर्टेशन को शेड्यूल करना है तो ये भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है। फैक्ट्री को शेड्यूल करना है, ये भी रियल वर्ल्ड CSP है। और इनमें से कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रियल वैल्यूड वेरिएबल्स यानी कंटिन्यूस वेरिएबल्स पर बेस हैं, और इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे भी होंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे जो कि हमारे कंस्ट्रेंट्स में ऑप्टिमाइजेशन का भी टच देंगे। अब हम आते हैं कि CSP को के सोल्यूशन की तरफ मार्च करने के लिए हम कितनी टेक्निक्स अपनाते हैं। एक टेक्निक है बैक ट्रैकिंग सर्च। इसमें ये होता है कि हम वेरिएबल्स को जब असाइनमेंट करते हैं तो हम वो कम्यूटेटिव किस्म की असाइनमेंट करते जाते हैं। जैसे अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड दिया तो नॉर्दर्न टेरिटरी को ग्रीन दे दिया, और अगर नॉर्दर्न टेरिटरी को ग्रीन दे दिया तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड दे दिया। अब ये कम्यूटेटिव असाइनमेंट हो गई है। तो इससे हमें ये फायदा होता है कि हम हर नोड पर सिर्फ एक ही असाइनमेंट जो है सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट को कंसिडर कर लेते हैं, और इस तरह हमारे पास अगर d पावर n लीव्स हैं तो फिर हम कह देते हैं कि b इज इक्वल टू d। ये हम इस तरह से वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते चले जाते हैं। तो इसमें कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में बैक ट्रैकिंग सर्च असल में एक डेप्थ फर्स्ट सर्च ही है, जिसमें हम शर्त ये रखते हैं कि सिंगल वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते चले जाते हैं, और ये बेसिक अनइन्फॉर्म्ड तरीका है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। इसी तरह n क्वीन का जो प्रॉब्लम है, इसमें अप टू 25 क्वींस वाले प्रॉब्लम को हम बैक ट्रैकिंग सर्च से हल कर सकते हैं। मिसाल इसकी देख लेते हैं। हमारे पास ये वही जो कलरिंग एग्जांपल है, इसमें अब देखें हमारे पास एक ही नोड पर हमने तीन किस्म की जो है वो सिचुएशंस कंसीडर की हैं। अगर हम इसको रेड दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम इसको ग्रीन दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम ब्लू दे रहे हैं तो क्या होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक तीन हमारे पास ऑप्शंस आ गए। इसी तरह से अब अगर हम इस वाले नोड की, ये जो हमारा लेफ्ट मोस्ट जो हमारी असाइनमेंट है, इससे आगे अगर हम असाइनमेंट को बढ़ाएं तो अगर इसको रेड किया है तो इसके साथ वाले को ग्रीन कर देते हैं या फिर ब्लू कर देते हैं। तो ये दो नंबर ऑफ पॉसिबल असाइनमेंट्स हो सकती हैं।
इसी तरह से नॉन डिटर्मिनिस्टिकली हम आगे मूव करते चले जाते हैं और अल्टीमेटली हम फिर ये देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट्स आप लगा सकते हैं। वो वेरिएबल वही होगा जिसके लिए हमारे पास कम से कम पॉसिबल नंबर ऑफ लीगल वैल्यूज हमारे पास दस्तयाब होगी। तो हम अगर उसको ढूंढते हैं तो वो वेरिएबल हमारे पास वो आ जाएगा कि उसकी कम से कम लीगल वैल्यूज हमें देनी पड़ेंगी। इसमें अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनके जिनके पास कम से कम लीगल वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, तो टाई ब्रेक कैसे करेंगे? टाई ब्रेक ऐसे करेंगे कि हम उनमें से वो वेरिएबल चुनेंगे जिसको असाइनमेंट करने के बाद ऐसा वेरिएबल बच जाए जिस पर मोस्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास इम्पोज हो सकती हो, हम उसको चुन लेंगे। इसी तरह से लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू वो भी हमें देखनी पड़ती है। अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है कि वो रिमेनिंग वेरिएबल्स में से बहुत ही कम वैल्यूज ले रहा है, तो हम उसको रूल आउट कर देंगे। अगर इस तरह से है तो ये देखें, हमने यहाँ से रेड को शुरू किया, रेड के बाद हमने आगे देखा तो हमारे पास जो नॉर्दर्न टेरिटरी उसके लिए ग्रीन आया। अब अगर हम इसको ग्रीन देते हैं तो हमारे पास सॉदर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वैल्यू बचती है, वो रेड बचती है। और सॉरी, ये जो हमारे पास सदर्न ऑस्ट्रेलिया है इसके लिए एक वैल्यू बचती है। लेकिन अगर हम इसको ब्लू दे देते हैं तो फिर हमारे पास ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई वैल्यू नहीं बचती। जरा दोबारा सुने, यहाँ से हमने इसको रंग करना शुरू किया, पहले को रेड किया, रेड करने के बाद इसके साथ वाले को जब ग्रीन किया तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम ग्रीन के साथ वाले को अगर रेड करते हैं तो फिर इसको ब्लू करने के हमारे पास चांसेस हैं। एक वैल्यू हमारे पास बचती है कि इसको हम सदर्न ऑस्ट्रेलिया को ब्लू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस वाले को ब्लू कर देते हैं तो फिर हमारे पास सदर्न ऑस्ट्रेलिया को करने के लिए कोई कलर नहीं बचेगा, वी विल बी आउट ऑफ चॉइसेस। तो ये वो वेरिएबल है जो लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल है, इसको रूल आउट कर दें। ये वाला रास्ता आप ना इख्तियार करें, वरना आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इस हेरिस्टिक को हम आप कंबाइन करते हुए अपनी मूव्स करें तो हम जो है 1000 क्वींस भी वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है फॉरवर्ड चेकिंग और बैक ट्रैकिंग, दोनों को हम देखते हैं। फॉरवर्ड चेकिंग में क्या होता है, हम ये करते हैं कि हम एक वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद हम अगले वेरिएबल को देखते हैं कि उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास रह गई हैं रिमेनिंग, जिनसे हम मूव कर सकते हैं, और उन पॉसिबल वैल्यूज में से उसको वैल्यू दे देते हैं। और वहां पर जहां हमारे पास कोई लीगल मूव नहीं बचती वहां हम अपनी सर्च को बंद कर देते हैं। कैसे? देखिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को हमने रेड कर दिया, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेड किया, यहाँ पे भी हमने इसको रेड कर दिया। अब नॉर्दर्न टेरिटरी के को करने के लिए हमारे पास दो कलर्स रह गए, ग्रीन और ब्लू। ये है फॉरवर्ड चेकिंग कि हम फॉरवर्ड देखेंगे कि इसको करने के लिए हमारे पास कौन से कलर हैं, ग्रीन और ब्लू। तो आगे बढ़ते हैं, इसको अगर हम फर्ज करें ब्लू कर देते हैं, सॉरी ग्रीन कर देते हैं इसके साथ वाले को, क्वींसलैंड को, तो फिर हमारे पास जो नॉर्दर्न टेरिटरी है इसको करने के लिए सिर्फ ब्लू रह जाएगा। जबकि उससे अगला जो होगा उसमें से ग्रीन जो है वो रूल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो कलर न्यू साउथ वेल्स को करने के लिए आ जाएंगे वो आ जाएंगे रेड और ब्लू। और विक्टोरिया को हम स्टिल तीनों कलर्स में से कोई भी कर सकते हैं, जबकि साउदर्न ऑस्ट्रेलिया जो है ये इसके लिए सिर्फ ब्लू बचेगा, और तस्मानिया फिर उसमें हम तीनों कलर्स में से कोई भी कलर कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम न्यू साउथ वेल्स को रेड कर दें और विक्टोरिया को ब्लू कर दें तो फिर हमारे पास तस्मानिया के 3 कलर्स रह जाएंगे, जबकि साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे पास कोई कलर नहीं बचेगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास कोई लीगल मूव नहीं बची, यहाँ पर आकर हम अपनी फॉरवर्ड चेकिंग की सर्च को टर्मिनेट कर देंगे और देखेंगे क्या हम सोल्यूशन तक पहुँचे हैं। जी नहीं, हम सोल्यूशन तक नहीं पहुँच सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शुरू में जो अपनी वैल्यूज असाइन की थी उसमें कोई गड़बड़ हुई, हमने उनको इंटेलिजेंटली असाइन नहीं किया, और हमारी शुरू की जो असाइनमेंट थी उसने हमारे रास्ते महदूद कर दिए,
और हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां हमें साउदर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर ये खाना खाली है, यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं बची कि हम इसको असाइन कर सकें। फॉरवर्ड चेकिंग में होता असल में क्या है, ये जो आपने अभी सारा फिनोमिनन देखा, वो ये काम कहलाता है कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन। कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो असाइंड वेरिएबल्स से अनअसाइंड वेरिएबल्स तक प्रोपेगेट होती है। लेकिन इसमें एक कबाहत है। कबाहत ये है कि हमें बिल्कुल शुरू में ये नहीं पता चलता कि हम फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। क्या हम ऐसी सिचुएशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे कि जहां हमारे पास कोई सोल्यूशन ना हो। तो इसमें मिसाल के तौर पे यहाँ देखें कि नॉर्दर्न टेरिटरी और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, ये दोनों ब्लू नहीं हो सकते। इस सिचुएशन में हमें नहीं पता चला कि हमारी जो असाइनमेंट थी वो हमने प्रोपेगेट तो की कि असाइंड वैल्यूज से हम अनअसाइंड वैल्यूज की तरफ तो बढ़ते रहे, कंस्ट्रेंट्स प्रोपेगेट तो हुए, लेकिन उससे हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए कि जो हमें सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जा सकती। वहाँ पे हमारे कंस्ट्रेंट्स वायलेट होते हैं। अगर हम नॉर्दर्न टेरिटरी और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया दोनों को हम ब्लू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, हमारे कंस्ट्रेंट्स वायलेट हो जाएंगे। इसके बाद कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, जो मैंने शुरू में आपको जिसका तारुफ में बताया था। ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको असाइन करने की या उनको सेटिस्फाई करने की शर्त नहीं होती। ये स्पेशलाइज्ड किस्म के एल्गोरिदम्स के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ऑल डिफरेंस के नाम से, ऑल डिफ के नाम से एक हमारे पास टेक्निक है जिसमें सुडोको वगैरह की गेम्स और कॉलम्स और बॉक्सेस वगैरह को फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें ये शर्त होती है कि तमाम वेरिएबल्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। या फिर एट मोस्ट के नाम की एक हमारे पास टेक्निक है जिसमें रिसोर्सेज को हमने इस तरह से कंस्ट्रेंट किया होता है कि कुछ लोगों को कुछ काम असाइन किए होते हैं। जैसे 10 लोगों को 4 काम बांटना है, एक बंदा मैक्सिमम कितने काम कर सकता है, एट मोस्ट एक बंदे को कितने काम मिलेंगे। इस तरह के कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि ये तमाम वेरिएबल्स शेयर कर रहे होते हैं। ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं जो तमाम वेरिएबल्स शेयर कर रहे होते हैं। ये हमारी आज की डिस्कशन थी जिसमें हमने कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को पढ़ा और उससे जो रिलेटेड चीज़ें थीं, जो उसकी टेक्निक्स थीं, वो हमने देखी। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की हमने डेफिनेशन देखी, फिर उसकी कुछ मिसालें देखी रियल लाइफ से, और उसको फार्मूलेट करने का तरीका देखा। फिर हमने उसकी सर्चिंग के लिए एक मैप कलरिंग की एग्जांपल देखी, जिसको हमने बैक ट्रैकिंग से, फॉरवर्ड चेकिंग से, कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन से, तीनों तरीकों से हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो टेक्निक्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। वो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की डोमेन से ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।